सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 21 दिसंबर 2021 को आयोजित हुए सीट टेट की परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं उनमें अगला सवाल। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती है, नहीं खोजना है। तो पहला ऑप्शन दिया है घन। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है। जैसे हम लोग लूडो में पासा खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, वो पासा उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होता है ना। उसकी सतहें भी एक समान हो जाती है, ठीक है। या फिर सुडोकू जो आता है उसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि मोटाई तीनों समान होता है, यानी कि इनकी सभी सतहें समान हो सकती है, हमको नहीं खोजना है। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि इसकी सभी सतहें समान होती है। चतुष्फल की है जिसको अंग्रेजी में हम लोग टेट्राहेड्रन बोलते हैं, टेट्राहेड्रन। इसमें क्या होता है, चार त्रिभुजाकार फलक होते हैं ऊपर से और एक होता है नीचे से, और तीनों सतह जो होता है त्रिभुजाकार होता है और तीनों त्रिभुजाकार सतह जो है बराबर होता है, ठीक है। हमको बराबर नहीं खोजना है, तो इसमें तो सभी सतह बराबर। इसमें भी चतुष्फलकीय में क्या होता है कि चार त्रिभुज होते हैं, एक इस तरफ से त्रिभुज, एक इस तरफ से त्रिभुज और एक इस तरफ से त्रिभुज और एक नीचे में भी त्रिभुजाकार, और चारों त्रिभुजाकार सतह जो होता है चारों बराबर होता है, ठीक है। लेकिन हमको बराबर नहीं खोजना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। त्रिकोणीय प्रिज्म। त्रिकोणीय प्रिज्म क्या होता है, त्रिकोणीय प्रिज्म इस तरीके का होता है। एक होता है आपको नीचे में आयताकार, ठीक है, एक नीचे में आयताकार होता है और इसके ऊपर दो आयताकार इस तरीका से रहता है, ठीक है, इस तरीका से रहता है दो आयताकार, और दोनों तरफ से, दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी त्रिभुजाकार होता है। एक मिनट देखिएगा, हम बता देते हैं। ये इस तरीके का होता है त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये आयताकार और नीचे से आयताकार और इस साइड ये जो साइड बनता है ये त्रिभुजाकार होता है दोनों साइड से। तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है ना। त्रिकोणीय प्रिज्म में तीन आयताकार होता है और दो त्रिभुजाकार होता है, इसीलिए यहां पर सभी सतहें बराबर नहीं हो सकती है ना। इसीलिए हमको नहीं खोजना है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अष्टफलक में ये बस यही है कि उसका आठों फलक, 8 सतहें जो होंगी वो समान हो सकती है, या समअष्टभुज कह दे इसको। इसमें यदि हम समअष्टफलक कह दें, समअष्टफलक, तो इसका अर्थ ही होता है कि इसका आठों सतह यानी आठों फलक जो है सम होगा, यानी कि बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि त्रिकोणीय प्रिज्म ही एक ऐसा इन चारों में ऑप्शन है जिनमें की सभी सतहें बराबर नहीं होंगी, क्योंकि तीन ऐसे आयताकार, नीचे से आयताकार और दोनों साइड से त्रिभुजाकार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मंगलवार को 2 दीवार घड़ियां नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर 21 बजे चालू की जाती है, ठीक है। 21 बजे, 21 के बाद 00 दे दीजिए, 21 बजे चालू की जाती है। दोनों दीवार घड़ियां 1 घंटे में क्रमशः 3 मिनट और 5 मिनट तेज हो जाती है। दूसरी दीवार घड़ी में कितने बजे होंगे? यदि पहली दीवार घड़ी जो 1 घंटे में 3 मिनट तेज हो जाती है, बुधवार को सुबह 6:27 का समय को प्रदर्शित करती है। देखिए इनका कहने का यह अर्थ है कि 2 घड़ी लगाया गया, एक घड़ी ए और दूसरी घड़ी बी, दोनों का हम नाम रख दिए, घड़ी ए और घड़ी बी। ये प्रत्येक घंटे जो है ना, प्रत्येक घंटे 3 मिनट तेज हो जाती है, और ये प्रत्येक घंटे जो है ना 5 मिनट तेज हो जाती है, 5 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। एक साथ चालू किया गया है 21 बजे। कितने बजे? 21 बजे। 12 से अधिक है यानी अपराह्न का समय है,
अपराह्न का समय है, इसमें 12 निकाल दीजिए। अपराह्न यानी 9 बजे रात्रि का बात है, ये 9 बजे रात्रि का बात है, मंगलवार को एक साथ चालू किया गया। 9 बजे रात यानी 21 बजे, तो रात 12 बजे यानी कि 21 से जब 24 बजेगा, बीच रात्रि होगा, उस समय 00 होगा, इतना बजे तक में कितने समय हो गया? 21 से 24 3 घंटे। अब फिर यहां से दिन भी शुरू हो जाएगा बुधवार, तो बुधवार को सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे, तो 3 घंटा यहां पे और 6 घंटा यहां पे, यानी 6 3, यहां से यहां आने में 9 घंटे का समय हुआ। सही मायने में ये 9 घंटे हुआ यहां से यहां तक, और 6 बजे होंगे, और प्रत्येक में 3 मिनट बढ़ता है, तो 9 घंटे, 1 घंटे में 3 मिनट, तो 9 घंटे में 9 तिया 27 मिनट तेज हो गया है, इसीलिए सुबह 6 बजे 6:27 दिखा रहा है। ठीक है, बात को समझिए। घड़ी ये जो है ना, प्रत्येक घंटे 3 मिनट तेज हो जाती है, और रात के 9 बजे यानी कि 24 घंटे की घड़ी में 21 बजे शुरू किया गया, और ठीक रात, बीच रात यानी कि 24 बजे यानी कि 00 जिस समय दिखाएगा उस दिन बुधवार भी हो जाएगा रात के 12 बजे, तो यहां से यहां 3 घंटे, और फिर यहां से एक करते हुए सुबह 6 बजे तक, तो 6 3 9 घंटा, यहां से यहां तक आने में 9 घंटा का समय गया, और प्रत्येक घंटे 3 मिनट बाद तेज होता है, तो 1 घंटा में 3 मिनट। ठीक है, तो 9 घंटा में 9 तिया 27 मिनट तेज हो गया, यानी कि सुबह के 6 बजे ये 6:27 दिखा रहा है। तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। सुबह 6 बजे ही, इसमें कितना बजेगा? इसमें भी 21 बजे से चालू किया गया था, और सुबह के 6 बजे तक 9 घंटे हुआ। ठीक है, और ये घड़ी 5 मिनट फास्ट होता है प्रत्येक घंटा, तो 1 घंटा में फास्ट होता है 5 मिनट, तो 9 घंटा का समय में कितना होगा? तो 9 से गुना हो जाएगा, 9 5 45 मिनट, यानी कि सुबह 6 बजे इस घड़ी में 6:45 दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप लोग? 9 घंटे में तो प्रत्येक में 3, तो 9 27, यहां भी 9 घंटे ही, तो प्रत्येक में 5, तो 9 5 45, यानी 6 बजे 6:45 इसमें दिखाएगा, इसमें 6:27 दिखा रहा था। नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि शहर में ऑटो रिक्शा का किराया इस प्रकार है। न्यूनतम किराया 25 रुपया है 1.5 किलोमीटर तक, यानी आप ऑटो रिक्शा पे बैठिए, 1 किलोमीटर जाइए कि हाफ किलोमीटर जाइए कि 1.5 किलोमीटर जाइए, 25 रुपया आपको देना ही देना है, न्यूनतम भाड़ा है। ठीक है, तो 1.5 किलोमीटर तक के लिए 25 रुपया इनका फिक्स है। 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर के बाद 1.5 किलोमीटर से अधिक जाने के लिए रुपया 9.5 यानी कि 9.5 रुपया प्रति किलोमीटर है। राजू ने घर जाने के लिए शहर से ऑटो रिक्शा लिया और 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्रा पूरी करने के पश्चात उसे कितना किराया देना होगा, है ना? क्या है, ऑटो रिक्शा लिया तो इतना, अच्छा, घर से ऑफिस की दूरी है 7.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली देखिए। कहता है कि ये 7.5 किलोमीटर इसका दूरी है घर से ऑफिस। ठीक है, इसमें 1.5 किलोमीटर का तो ये 25 रुपया फिक्स है, तो 1.5 किलोमीटर के लिए जो है इसको देने होंगे 25 रुपया, तो 7.5 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर निकाल दीजिए, ये आपको बच गया 6.0 किलोमीटर। दशमलव के बाद के शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, दशमलव उड़ाइएगा, एक पर एक शून्य बैठेगा, शून्य शून्य कट गया, यानी कि 6 हुआ, यानी 6 किलोमीटर के लिए अब कितना देना होगा? 6 किलोमीटर के लिए प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए तो 25 रुपया दे चुका है, ठीक है ना? 7.5 किलोमीटर घर की दूरी है, इसमें से 1.5 निकाल दिए, 6 किलोमीटर बचा, और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 9.5 रुपए प्रति किलोमीटर, अब बचा है मात्र 6 किलोमीटर। लिखेंगे चूंकि 1 किलोमीटर के लिए 9.5 रुपया लगता है। ठीक है, इसके बाद इसीलिए 6 बचा हुआ, तो 6 किलोमीटर के लिए तो इससे बढ़ रहे हैं, 6 से गुना हो जाएगा, 6 गुना 9.5
कर लीजिए 9.5 गुना 6, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 9 छाके 54 3 57। दशमलव के दाहिने और एक अंक है, दशमलव यहां बैठ जाएगा और दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 57 रुपये। ठीक है, तो प्रथम 1.5 किलोमीटर के लिए 25 रुपये देना पड़ा और बाद के 6 किलोमीटर के लिए 57 रुपये देना पड़ा। दोनों को जोड़ दीजिए, 57 प्लस 25, 5 7 5 12 2, 82 रुपया देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। ठीक है, आपको दिया हुआ है 9 की लंबाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में। कहता है मीडियन प्लस मोड, मीडियन माइनस मोड का मान क्या होगा। सवाल में अंग्रेजी में लिखा हुआ था, आप जान लीजिए मीडियन मतलब माध्यिका या माध्यक, मोड मतलब बहुलक। मतलब कहने का अर्थ है कि माध्यिका प्लस बहुलक बटे माध्यिका माइनस बहुलक का मान क्या होगा। माध्यिका का अर्थ होता है कि बीच वाले का मान, है ना। जैसे माध्य पूछता तो टोटल को जोड़ देते और 9 से भाग दे देते। माध्य पूछता तो ठीक है ना, उसको औसत बोलते हैं, एवरेज। लेकिन यहां माध्यिका पूछ रहा है, माध्यक, तो बीच का मान, बीच वाले का मान कितना है, ठीक है ना। और बहुलक, बहुलक का अर्थ होता है कि जो बहुत बार आया हो, जो डाटा में अधिक बार आया हो, बहुत बार आया हो, बहुलक। हम तो ऐसे याद करवाते हैं, बहु मतलब बहुत, लक मतलब भाग, जो बहुत बार भाग में लगा हो या बहुत बार आया हो, हम तो ऐसे बच्चों को बताते हैं। लेकिन आप समझिए बहुलक मतलब जो डाटा अधिक बार आया हो। ठीक है, तो हमको बीच वाला का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ऐसे सवाल जब आवे तो उसको आरोही चाहे अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, तो हम आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम का अर्थ हुआ कि पहले सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा जो है ना 124 है, 124 सेमी। ठीक है, 124, ठीक है, 124 124 3 बार 124 है, 124 124 124 3 बार। ठीक है, 1 2 3 बार 124 हो गया। अब इससे बड़ा जो है 126 है एक बार, 126 है एक बार। उसके बाद 128 आपको एक और 2 बार 128 है, 2 बार 128 है। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब 130 और 131, 130 और 131 देखिए 9 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हुआ। 124 1 2 3 बार, 124 3 बार। ठीक है, उसके बाद 126 है आपको एक बार। ठीक है, 128 आपको 2 बार है। ठीक है, और उसके बाद 130 और 131, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होता है, होना तो चाहिए 9, ऊपर में तो 9 है। अच्छा, 130 भी 2 बार है, एक यहां है और एक वहां है, 130 2 बार है। ठीक है, उसके बाद 131 है। अब इसको जो भी डाटा दिया हुआ है उसको आरोही चाहे अवरोही क्रम में पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें माध्यक का सूत्र, माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र जब n विषम संख्या हो, जब डाटा जो है ना 9 है यहां पे, तो n जब विषम संख्या हो, जब n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो माध्यक बराबर होता है या माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर होता है n प्लस 1/2 पद। ठीक है, माध्यक जब n सम संख्या हो, जब n सम संख्या हो तो उस समय माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका या माध्यक का सूत्र होता है 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n प्लस 1/, माफ कीजिएगा, n/2 प्लस 1वें पद, 1वें पद। ठीक है, फिर से लिख दें 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद। ये तब लगाएंगे ये नियम जब सम संख्या हो। यहां पर तो कुल संख्या 9 है जो कि विषम संख्या है, इसलिए ये सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे माध्यक बराबर
n प्लस 1/2 पद। तो n यहाँ पर कितना है, कितना भेजा चाहिए नंबर 9, तो 9 प्लस 1/2, 9 1 10/2 यानी कि पांचवें पद, पांचवें पद। तो 1 2 3 4 पांचवा पद 128 है, यानी कि 128 आपको इसका माध्यिका आ गया। ठीक है। बहुलक, बहुलक का अर्थ होता है जो बहुत बार आया है। देखिए यहाँ पे 124 3 बार आया है, 128 2 बार आया है, ये भी 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार 124 ही आया है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक जो है ना 3 हो जाएगा। बहुलक जो है 3 बार जो आया है वो हो जाएगा 124। ठीक है। माध्यक इसका 128, बहुलक 124। अब सवाल क्या कहता है कि माध्यक प्लस मोड, माध्यक प्लस बहुलक। तो माध्यक प्लस बहुलक लिख ही देते हैं, माध्यक प्लस बहुलक, और नीचे में कहता है माध्यक माइनस बहुलक, माध्यक माइनस बहुलक, या माध्यिका भी इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माध्यिका 128 प्लस 124 बटे 128 माइनस 124, इनको जोड़ दीजिए। 8 4 12 के 2, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1 1 2 बटे 128 में से 100 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 के 24, 4 3 12, 63 इसका मान आता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। हम बहुलक पे चर्चा कर देते हैं। बहुलक पे इधर लिखिएगा लंबाई, इधर लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता। पहली लंबाई 124 है, ये 3 बार आया है, 126 1 बार आया है, 128 2 बार आया है, 130 2 बार आया है, और 131 1 बार आया है। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा है तो 3 ज्यादा, इसीलिए बहुलक जो है ना 124 हम लिखे थे। ठीक है। तो दोनों निकाल लिए हम, माध्यक भी निकाल लिए और बहुलक भी निकाल लिए। दोनों को जोड़ देना है तो दोनों को जोड़ दिए, एक बार घटा देना है माध्यक में से बहुलक तो घटा दिए। ये हुआ 252, ये हो गया आपको 4, 4 से ये विभाजित हो गया, 4 6 के 24, 1 बचा 12 हुआ, 4 के 12, इसका आंसर 63 हुआ, ऑप्शन नंबर 3। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक 120 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, बस एक बार समझने की बात है। तार कितना लंबा था, तो 120 सेंटीमीटर लंबा था। इसी को मोड़ के क्या किया गया, एक आयत बनाया गया। ठीक है। आयत जो बनाया गया तो चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है लंबाई। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है वो बताना है। ठीक है। तो इसी तार को मोड़ के बनाया गया है आयत। तो यहां से कुल मोड़ के जो बनाया, इसका परिमाप जो है 120 सेंटीमीटर होगा। तो लिखेंगे, और चौड़ाई से लंबाई 2 अधिक है, तो यहां मान लीजिए 5 है तो ये 5 प्लस 2 हो जाएगा। यहां यदि 8 है तो ये 8 प्लस 2 हो जाएगा। जितना चौड़ाई है उससे 2 सेंटीमीटर अधिक लंबाई बना है, इतना याद रखना है। तो इसको हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। मालूम नहीं ये क्या है चौड़ाई, तो x मान लिए तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है। चौड़ाई से 2 लंबाई अधिक, तो लिखेंगे माना कि चौड़ाई x है, माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है। और 120 सेंटीमीटर के तार को मोड़ के बनाया गया है ये आयत, यानी इसका कुल परिमाप 120 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 120 सेंटीमीटर है। और आयत का परिमाप आप जानते हैं वो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ये होता है 120 सेंटीमीटर। इसके बदले सूत्र लिख दीजिए। अब देखिए 2 से यहां तो गुना है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2 से यहां गुना है, पक्षांतर कर रहे हैं, बाएं तरफ की चीज को दाएं तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन है यहां गुना में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। 2 एकम 2 और 60 दूनी 120।
लंबाई कितना निकला आपको x प्लस 2, यानी लिखेंगे x प्लस 2। चौड़ाई कितना है तो x, तो लंबाई के बदले लंबाई का मान, चौड़ाई के बदले चौड़ाई का मान, इधर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। और ध्यान से देखिए, एक x यहाँ एक x यहाँ दोनों जुड़ रहा है, तो 2x प्लस यहाँ पर 2 है बराबर 60 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, संख्या को संख्या तरफ भेज देंगे, इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 60 में 2 गया 58 हो जाएगा। हमको तो x का मान चाहिए, तो x निकालने के लिए यहाँ पर 2 गुना में है, अभी बीच में कोई चीज नहीं, इसका मतलब गुना में। उधर जा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2 से काटिएगा 1 कट जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 दूनी 58। x का मान 29/1, यानी x का मान जो है ना बट्टे x से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 29 आ गया। x किसको माने थे हम, चौड़ाई को, यानी इसका चौड़ाई निकल गया है, इसका चौड़ाई जो है वो निकल गया है, x है जो कि 29 आया है। तो लंबाई कितना होगा, लंबाई कितना x प्लस 2, x प्लस 2, x का मान तो 29 है, 29 प्लस 2 यानी कि 31, यानी ये जो चौड़ाई था ये 29 था और लंबाई कितना था 31 था। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपको प्राप्त हो चुका है 31 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको प्राप्त हो चुका है 29 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों संख्या गुना कीजिएगा, दिया 8999, सेमी गुना सेमी यानी सेमी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं 8999, पावर 2 को वर्ग बोलते हैं, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी है, वर्ग इकाई है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो दोबारा देखिए, आराम से समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिएगा 8999 नहीं 899 होगा, माफ कीजिएगा 899 हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में था, ऑप्शन नंबर 1 में था 899 वर्ग सेमी, ऑप्शन यही सही है, 899 ही होगा, माफ कीजिएगा। जल्दबाजी में समय बचाने के जल्दबाजी में जो है ना वो हो गया था, 899 ही होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सही कर लिए होंगे। इससे पिछले वाले सवाल में है ना 31 गुना 29 में जल्दबाजी में हम 8999 लिख दिए थे वर्ग सेमी, ऑप्शन में भी वही था। ठीक है ना, तो हम 1 9 अधिक लिख दिए थे, 899 ही था, इसका गुना 899 ही होगा। ठीक है, जल्दबाजी में और समय बचाने में ऐसा हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है, कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। देखिए, उनको योग सिखाने के लिए रंगीन मोतियों का इस्तेमाल किया गया, विभिन्न कलर का मोतियों का इस्तेमाल किया गया। वो बच्चों के साथ क्रियाकलाप कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 दे देते हैं, 2 निकाल लेते हैं, है ना, पहले 5 दे देते हैं, फिर 2 निकाल लेते हैं, इस तरीके का जो है वहां पर क्रियाकलाप वो कर रहे हैं। तो इससे क्या क्या विकास होगा। पहला कहता है अनुमान। अनुमान मतलब अनुमान तब लगाते हैं जब मेरे सामने कुछ नहीं हो, जब मेरे सामने है, प्रत्यक्ष है, तो वहां हम अनुमान नहीं लगाते हैं। वहां तो बच्चा कर करके सीख रहा है योग, आप 1 दे रहे हैं, फिर 1 दे रहे हैं, कितना हुआ, तो वो अनुमान नहीं लगा रहा, वहां पे वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है और प्रत्यक्ष बातों को समझ रहा है। तो अनुमान यहां पर सही नहीं लगता, सही नहीं है। मानस दर्शन यानी कि दृश्यकरण, मतलब सीधा फेस टू फेस वो देख रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ प्रदर्शन भी हो रहा है ना, मोतियों के द्वारा योग का प्रदर्शन बच्चों के समझ इस तरीका से विकसित भी हो रहा है, तो यहाँ पे प्रदर्शन भी हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि स्वतंत्रता दिवस पर शिक्षिका ने चौक के टुकड़े उठाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया।
विद्यार्थियों को एक निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा चौक उठानी थी। हीना, लीना, बीना, बीजू और मीगी 5 सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। उसमें क्या हुआ कि हीना के पास मीगी से ज्यादा चौक थे, मीगी बीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका, लीना को बीना से कम और मीगी ज्यादा चौक मिली। बीजू विजेता है, देखिए विजेता का नाम दे दिया है, लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरा पुरस्कार किसे मिला? देखिए हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं। हीना के पास मीगी से ज्यादा, देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, हीना को मीगी, हीना और मीगी में क्या हुआ कि ज्यादा है हीना के पास मीगी ज्यादा, इससे ज्यादा इधर है, तो ऐसे कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कहता है मीगी, ये जो है मीगी वीना से ज्यादा चौक इकट्ठी नहीं कर सका। कहने का ये अर्थ है कि मीगी को ना वीना से कम ही है, कह रहा है कि मीगी वीना से बेसी नहीं, वीना से ज्यादा नहीं, मतलब कि इससे ये छोटा है। ये जो है मीगी जो है कम में उठाई, वीना से अधिक नहीं उठा सकी, मतलब यहां पर वीना को ही ज्यादा है। यहां पर वीना जो है इसको ज्यादा है मीगी से। बात को समझिए, वीना को ज्यादा है मीगी से। क्या कह रहा? मीगी वीना से ज्यादा नहीं कर सका, ये ज्यादा नहीं ले पाई, यही ज्यादा है। अब कहता है लीना को, अब देखिए अगला नाम आ रहा है लीना को वीना से कम। देखिए यहां पे लिखेंगे लीना और वीना, फिर लिखेंगे लीना, नाम भी ऐसा है ना, लीना को जो है ना, लीना को वीना से कम है, यानी कि यहां पर भी वीना अधिक है, लीना को वीना से कम, यानी ये ज्यादा है तो इधर मुंह घुमा दिए, ठीक है। और मीगी से ज्यादा चौक मिला, मीगी से ज्यादा चौक मिला, यानी कि यहां पर मीगी कम हो जाएगा, मीगी ज्यादा है ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए मीगी। बात को समझ गए? लीना को यानी कि बीच वाली को बीना से कम, तो बीना से कम है, इधर मुंह घुमा, यानी ये ज्यादा है ये कम है, और मीगी से ज्यादा यानी कि इससे ज्यादा है ये, ठीक है ना। तो मीगी से ज्यादा लीना को, लीना से ज्यादा बीना को, समझिए यहां मीगी से ज्यादा हीना को, यहां मीगी ज्यादा बीना को, यहां मीगी से ज्यादा लीना को, लीना ज्यादा बीना को मिला, ठीक है। अब कहता है बीजू विजेता है, 5 बच्चा में बीजू जो है ना विजेता है। बीजू जो है वो 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर बीजू है, सबसे ज्यादा बीजू उठाया था, बीजू विजेता है। लेकिन हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, दूसरे स्थान पर कौन आएगा, ठीक है ना। तो अभी तक के इस कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि हीना को ज्यादा था, लेकिन ये हीना दूसरे स्थान पर नहीं आ सकती है, इस बात को हटाइए। एक बच्चा बीजू हो गया, दूसरा हीना नहीं है दूसरे स्थान पर, तो 3 बच्चा जो बचा है उसका रेशियो ये है। इसमें सबसे ज्यादा जो है, समझिए बीजू विजेता और हीना दूसरे स्थान पर नहीं है, हीना को मीगी ज्यादा लेकिन दूसरे स्थान पर ये नहीं है, तो हीना को भी साइड कर दिए, बीजू विजेता 1 नंबर पे दे दिए, बच गया यही तीनों बच्चा। इस तीनों बच्चा का जो है आप लिख दीजिए, बीना, लीना, मीगी, बीना, लीना, मीगी। लेकिन मीगी से ज्यादा हीना को है, तो मीगी से पहले आप हीना को दे दीजिए, हीना और अंतिम में मीगी। हीना का स्थान दूसरा नहीं है तो चौथा चाहे तीसरा हो सकता है, आप हीना को यहां भी डाल सकते हैं। लिखिए बीजू, बीना, है ना, इससे बड़ा था तो हो सकता है ये चौथा ना तीसरा स्थान पे भी आप इसको डाल सकते हैं, हीना, लीना, फिर मीगी, ठीक है ना। बात समझिए, बीजू विजेता, हीना को जो इससे अधिक था तो ये दूसरा स्थान पर नहीं है, स्पष्ट कर रहा, या तो ये तीसरा स्थान पर होगा या तो ये चौथा स्थान पर होगा, और बीच में तीनों को हम पहले ही डाल दिए। तो दूसरे स्थान पर दोनों ही स्थिति में बीना ही आता है, यानी कि दूसरा पुरस्कार बीना को मिला, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको पढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से, समझ में आपको आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है
कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। एक त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री का है और इसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। दूसरा कहता है कर्ण और आधार के बीच का अंतर 6 सेंटीमीटर और लंब, माफ कीजिएगा, कर्ण और लंब होना चाहिए, कर्ण और लंब का अंतर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी के कर्ण की माप के लिए नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1 चाहिए, कथन 2 चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, बस यही कह रहा है। समझिए इस चीज को, इस चीज को पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का अर्थ होता है समकोण। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, 90 हो, लंबवत हो, यही त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोण बी 90 डिग्री है, यानी समकोण जो है बी है, मान लीजिए इधर ए है और इधर सी है, ए बी सी। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है। ये दोनों न्यून कोण होता है। मान लीजिए अभी ये न्यून कोण है तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये तीसरा जो बच गया इसको आधार कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं। इसको H से दिखाते हैं, इसको P से और इसको B से दिखाते हैं। कहता है इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एक आयत है ना, जिसकी लंबाई 6 और चौड़ाई 4, इसके क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है 6 गुना 4, लंबाई चौड़ाई कितना हो गया, 24 वर्ग सेमी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर 24। तो 2 यहाँ भाग में हो जाएगा, क्या भाग में गुना हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई जो है 24 गुना 2 यानी कि 48 हो जाएगा। आधार गुना ऊंचाई 48 हो जाएगा। अब इसमें आधार कौन सा, ऊंचाई कौन सा, इसको निकालने के लिए हमको इसमें आगे डाटा हमको पढ़ा तभी नहीं हो रहा है। यहां हम देखते हैं, यहां कहता है, और एक चीज जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, इससे बड़ी भुजा दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों इससे छोटा ही होगा। ठीक है। क्यों होता है आपको जब हम बेसिक बताएंगे ना ज्यामिति का, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, ये अकेले 90 है, ये दोनों मिला के 90 सबसे ज्यादा। तो त्रिभुज में सबसे बड़े भुजा के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ी कोण है। अभी 180 में 90 अकेले है, ये दोनों जोड़ के 90 होगा, तो सबसे बड़ा कोण है इस त्रिभुज का, समकोण है, इसलिए सबसे बड़ी भुजा हुई। तो कर्ण में से, यहां देखिए, कर्ण में से लंब घटता है तो 3 सेंटीमीटर है। तो कर्ण में से जब घटता है लंब, कर्ण में से जब लंब घटता है तो इसका मान आता है 3। ठीक है। अगला कहता है कर्ण में से आधार घटता है, कर्ण में से आधार घटता है तो ये होता है 6। इसको जब हम लोग हल करेंगे, माइनस करते हैं, ठीक है ना। और एक चीज जान लीजिए, आप बहुत लंबा चौड़ा मत जाइए, शॉर्टकट तरीका बता देते हैं आपको, शॉर्टकट तरीका बता देते हैं। इसमें एक संबंध होता है, कह रहा है ना कि एबीसी के कर्ण की माप के लिए हमको क्या चाहिए, तो इसमें संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का जो वर्ग होता है, बाकी दो भुजा लंब और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। शॉर्टकट में समझिए, समकोण त्रिभुज में एक संबंध होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये अकेले का जो स्क्वायर होता है, बाकी दो भुजा लंब और आधार के स्क्वायर को जब जोड़ते हैं ना तब इसके बराबर होता है। तो हमको कर्ण चाहिए, तो हमको आवश्यकता किस चीज का है, लंब और आधार का है, जो हमको यहां से प्राप्त हो जाएगा। माइनस करेंगे कर्ण हट जाएगा, यहां आपको आधार माइनस लंब हो जाएगा, वो 3 हो मतलब इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब वो चीज आ जाता है कि
लंब में से जब आधा घटेगा 3 हो जाएगा। इन दोनों को हम सरलीकरण कर करके कर्ण और लंब का हम मान निकाल लेंगे, यहां पर रख देंगे तो कर्ण हमको निकल जाएगा। नहीं समझे? कर्ण माइनस लंब बराबर 3, कर्ण माइनस बराबर 6। ये दोनों को जब हम सरल करेंगे ना, हम बताना शुरू करेंगे तो 10 मिनट लग जाएगा। तो आपको शॉर्टकट समझना है ना, तो कर्ण हमको चाहिए। तो कर्ण का ये होता है संबंध समकोण त्रिभुज में। कर्ण के लिए हमको लंब और आधार की जरूरी है। लंब और आधार हमको यहां से प्राप्त होगा। कर्ण माइनस लंब बराबर 3 और कर्ण माइनस बराबर 6। इसको हम सरल करेंगे ना, तो यहां से हमको लंब और आधार की जानकारी हमको मिल जाएगी। ठीक है ना, लंब और आधार की जानकारी हमको मिल जाएगी। वो दोनों का मान यहाँ रख देंगे ना, तो कर्ण हमको निकल जाएगा। हमको कर्ण की माप की ही आवश्यकता होती है, तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कथन नंबर 2 जो है ना, इसी से हमको ये चीज प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो कहता है कि कथन 2 में दिया गया डेटा प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यही आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। हमको एक से कोई मतलब भी अभी करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी डाटा से हमको लंब और आधार मिल जाएगा, कर्ण हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है, मतलब एक आध शब्द इधर हो जाता है। तो आप आज की क्लास यही तक। मेरे क्लास के दौरान कुछ गलतियां होती है या कुछ सुझाव हो तो आप हमको दोनों दीजिए। ठीक है, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी में कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, उसको नजर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक आप लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।